इंडिया ने तुर्की और अजरबैजान के साथ अपने खराब होते रिश्तों में एक बार फिर जान फूंकने की कोशिश की है। मतलब दोनों देशों के साथ रिलेशंस को एक और मौका दिया जा रहा है। पर सवाल यह है, आखिर तुर्की और अजरबैजान के साथ भारत के रिश्ते इतने खराब हुए क्यों? ये एशिया का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया है और ये टर्की है, इसी के पास में ठीक अजरबैजान है। तो पिछले कुछ समय से इंडिया के रिश्ते टर्की के साथ और अजरबैजान के साथ काफी खराब चल रहा है। आप सोचेंगे कि टर्की और अजरबैजान दोनों ही इंडिया से इतने दूर हैं, फिर भी रिलेशनशिप इतने खराब कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना से तो समझ में आता है कि बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, पर टर्की और अजरबैजान के साथ प्रॉब्लम होना थोड़ा अनयूजुअल है। इस प्रॉब्लम की शुरुआत कश्मीर इशू से शुरू होती है, क्योंकि कश्मीर इशू को लेके टर्की और अजरबैजान का हमेशा इंडिया से एक अलग डिफरेंट स्टैंड रहता है। मतलब जो इंडिया का स्टैंड है इस इशू पे, उसको वो नहीं मानते। इसकी वजह से इंडिया के इन दोनों ही देशों के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप काफी खराब है। और ये प्रॉब्लम तब और बढ़ जाती है जब मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुआ था, जिसको हम ऑपरेशन सिंदूर कहते हैं। ये 96 आवर्स का मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन था, जो कि मई 7 से मई 10 तक चला था। इसमें इंडिया को अपने पाकिस्तान के साथ लगे हुए बॉर्डर पे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे मल्टीपल एडवर्सरीज यानी मल्टीपल कंट्रीज से डील करना पड़ा था। तो हुआ क्या था कॉन्फ्लिक्ट के दौरान? टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को ओपन सपोर्ट दिया था। इन दोनों देशों ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली दोनों तरह से मदद करी थी। और अजरबैजान पे तो ऐसे एलिगेशंस भी हैं कि अजरबैजान ने पाकिस्तान को इस लड़ाई के दौरान इंडिया के अगेंस्ट टेक्नोलॉजिकली भी सपोर्ट किया था। टर्की ने मिलिट्री असिस्टेंस भी पाकिस्तान को दिया था। और इतना ही नहीं, इंडिया के एक्शंस को इन दोनों देशों ने काफी स्ट्रांगली कंडेम भी किया था। जो इंडिया का एक्शन था ऑपरेशन सिंदूर में टेररिस्ट कैंप को खत्म करना, उसको इन दोनों देशों ने बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था। उसमें कौन कौन से देश थे? टर्की थे, अजरबैजान थे और मलेशिया ने भी इंडिया को क्रिटिसाइज किया था। इसके चलते क्या हुआ? इंडिया ने भी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट दर्ज कराया दोनों देशों के खिलाफ। यहां तक कि जो ब्रीफिंग इंडियन डिप्लोमेट्स ने दी थी फॉरेन डिप्लोमेट्स को, उनमें इन्होंने टर्की और अजरबैजान के डिप्लोमेट्स को बुलाया ही नहीं, उनको इस ऑपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी। इसके बाद ट्रेड और टूरिज्म में भी बहुत असर पड़ा, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट टर्की जाते हैं और अजरबैजान जाते हैं घूमने। लेकिन इस इवेंट के बाद ऑनलाइन काफी आउटरेज हुई और टर्की और अजरबैजान को बॉयकॉट करने की काफी डिमांड हुई। तो कई लोग इसके चलते वहां पे घूमने नहीं गए। काफी सारे इन्फ्लुएंशियल अकाउंट से भी ट्वीट आए थे कि टर्की और अजरबैजान को बॉयकॉट करें। इसकी वजह से रिलेशन दोनों साइड से काफी खराब हो गए और एक साल तक हम लोगों ने कोई भी एंगेजमेंट एक दूसरे के साथ नहीं करी। एकदम रिलेशनशिप फ्रीज हो चुके थे तीनों देशों के बीच। और क्योंकि टर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट सपोर्ट किया था, तो इंडिया ने भी एक स्ट्रेटजी अपनाई जो उनके रीजनल इश्यूज थे। मतलब जैसे इंडिया के पास पाकिस्तान और चाइना है बॉर्डरिंग कंट्रीज, तो इनके इंडिया से इशू चलते रहते हैं। वैसे ही टर्की और अजरबैजान के पास भी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, उनके भी उनसे इश्यूज हैं। तो इंडिया, तो जैसे टर्की और अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, वैसे इंडिया ने भी टर्की और अजरबैजान के एडवर्सरीज को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया ने एक इनफॉर्मल अलाइनमेंट बनाया जो कि इंडिया, आर्मेनिया और ग्रीस का है। आप इस मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे टर्की है और इसी के पास में ग्रीस है यहाँ पे, और इधर अजरबैजान है। तो टर्की का ग्रीस के साथ मेडिटेरियन सी में काफी सारे इश्यूज चलते रहते हैं, यहाँ तक कि ये लोग एक दूसरे का एयर स्पेस भी कई बार बंद कर देते हैं और कॉन्फ्लिक्ट भी देखी जाती है। इसी के साथ साथ अजरबैजान का आर्मेनिया से इशू चल रहा है। इन दोनों देशों में काफी सालों से लड़ाई चलती है। तो इंडिया ने आर्मेनिया को मिलिटरीली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और ग्रीस के साथ भी अपने रिलेशन और अच्छे कर दिए ताकि टर्की को काउंटर करा जा सके यहाँ पर। तो बेसिकली एक इनफॉर्मल अलाइनमेंट इंडिया ने भी बनाया, इंडिया, आर्मेनिया और ग्रीस का। लेकिन अब एक चेंज आया है। एक साल से जो रिलेशनशिप काफी खराब थे और उससे पहले भी ठीक नहीं थे, क्योंकि कश्मीर इशू को लेके कंट्रोवर्सी होती रहती थी, लेकिन अब इंडिया की तरफ से इन दोनों देशों के साथ रिलेशनशिप को सुधारने की एक
कोशिश करी जा रही है, इंडिया की तरफ से पहल करी गई है। इंडिया ने क्या किया है, अपने एमईए वेस्ट सेक्रेटरी को, जो वेस्ट में एमईए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी है, सीबी जॉर्ज, इनको बाकू भेजा है। बाकू अजरबैजान की कैपिटल है। और इसके साथ साथ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन यानी डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन वापस से अजरबैजान के साथ शुरू करे। और टर्की के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर को भी दिल्ली इनवाइट किया है विजिट के लिए। तो ये दिखाता है कि इंडिया एक कोशिश कर रहा है इन दोनों देशों के साथ रिलेशनशिप को इंप्रूव करने की, और इन दोनों देशों ने भी अपॉइंटमेंट दी और इनविटेशन एक्सेप्ट किया। तो ये भी दिखाता है कि दोनों ही साइड से म्यूचुअल इंटरेस्ट है बायलैटरल रिलेशनशिप को ठीक करने का। पर सवाल ये है कि इंडिया के पास ऐसी क्या जरूरत थी कि इन दोनों देशों के साथ इंडिया को रिलेशनशिप वापस से रिवाइव करने की सोचनी पड़े, या ये दो देश भी जो इंडिया के अगेंस्ट इतने समय से बोल रहे थे, इन्होंने भी क्यों वापस डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट स्टार्ट करने की सोची। तो इसका जवाब है कि इस समय ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से काफी अनसर्टेन और कंफ्यूजन में है, क्योंकि इस समय दुनिया पूरी तरह से युद्ध में उलझी हुई है। आप देख सकते हैं इजराइल का इजिप्ट, लेबनान और ईरान के साथ युद्ध चल रहा है, यूएस और ईरान का भी युद्ध चल रहा है, रशिया और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखें जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है, उनके अलावा अमेरिका का भी कई देशों के साथ एक टैरिफ युद्ध चल रहा है, चाइना के साथ वॉर चल रही है, टैरिफ वॉर चल रही है। तो इसकी वजह से अब किसी भी देश पे कोई भी देश कंप्लीटली रिलायंट नहीं हो सकता, मतलब उस पर निर्भर नहीं हो सकता। लोगों को एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की जरूरत है, जहां एक नहीं कई सारी पावर हो और आप इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली किसी एक देश पर निर्भर ना रहे और अपनी जरूरतों को डाइवर्सिफाई कर पाए। क्योंकि जो भी बड़े पावरफुल देश है, खास तौर से अगर अमेरिका की बात करी जाए, तो ये बहुत ही जल्दी सिचुएशन को बहुत एस्केलेट कर देते हैं। स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल मतलब एस्केलेट रैपिडली। मतलब इंडिया के साथ भी इनकी बातचीत चल रही थी ट्रेड डील को लेके, लेकिन इन्होंने बीच में ही इंडिया के ऊपर भी 50% टैरिफ लगा दिया। इसी तरह कई सारे देशों पे यूएस ने हैवी टैरिफ लगाया। तो उसके बाद सारे देश कॉशियस हो गए अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके। सबने एक केयरफुल डिप्लोमेसी का अप्रोच अपनाया है, क्योंकि इमोशनल रिएक्शन से लिए गए फैसले डिप्लोमेसी के लिए डेट्रीमेंटल है, मतलब हार्मफुल है। खास तौर से ये जो बॉयकॉट कॉल्स हैं, जो दूसरे देशों के सामान और दूसरे देशों में जाने की बॉयकॉट कॉल्स होती हैं, वो बायलैटरल टाइज को बहुत खराब कर देती हैं। और इतना ही नहीं कि ये बाकी देशों के साथ खराब करती हैं, ये हमारे नेबर्स के साथ भी हमारी टाइज खराब कर सकती हैं। तो अभी फोकस इमोशनली सोचने का नहीं बल्कि प्रैग्मेटिक अप्रोच का है, मतलब प्रैक्टिकली सोचने का है। डिप्लोमेसी में आप इमोशनल रिएक्शंस देके रिश्ते नहीं खराब कर सकते। भले ही टर्की ने हमारे खिलाफ बोला हो या हमने भी टर्की के खिलाफ उसके बाद बोलना स्टार्ट किया, पर इस समय के वर्ल्ड ऑर्डर में जहां सप्लाई कंस्ट्रेंट है, इकोनॉमिकली काफी वोलेटाइल है कई सारे देशों की, वहां पे आपको अपने देश का इमोशनली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भला सोचना होगा कि आपको ऐसे कौन से रिश्ते बनाने जिससे आपकी इकोनॉमी अच्छी रहे, आपकी सेफ्टी रहे और आपको जो क्रिटिकल सप्लाईज हैं बाहर से आती हैं वो चलती रहे। इंडिया ने हमेशा ही एस्पायरिंग राइवल्स के बीच रिलेशनशिप मैनेज किया है। एस्पायरिंग राइवल मतलब वो देश जो फ्रीक्वेंटली भिड़ते रहते हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान हो गए। लगातार लड़ाई नहीं होती पर ऑन एंड ऑफ क्लैशेस होते रहते हैं। इसी तरह अजरबैजान और आर्मेनिया में भी काफी क्लैशेस होते हैं, ग्रीस और टर्की में भी होते हैं। तो इंडिया ने कभी ये नहीं किया कि जो देश किसी राइवल का दुश्मन है उसको ज्यादा सपोर्ट कर दिया, क्योंकि इंडिया हमेशा दोनों के बीच के रिलेशन को मैनेज करता है। और इसी के साथ में जो फिक्स अलाइनमेंट होते हैं, जैसे सोवियत और यूएस के टाइम पे दुनिया में दो कैंप बन गए थे देशों के, कुछ देश यूएस के साथ थे तो कुछ देश सोवियत के साथ थे, या आज के टाइम में चाइना वर्सेस यूएस में भी कैंप बन गए। तो इंडिया इस तरह किसी भी फिक्स अलाइनमेंट में नहीं अपने आप को जोड़ता, और ना कि किसी मल्टीलैटरल कैंप में जैसे नाटो हो गया, किसी बहुत सारे देशों के समूह में जो किसी कॉमन कॉज या मकसद के लिए एक साथ आते हैं, उसमें भी इंडिया नहीं जुड़ता। इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी को बनाए रखता है। सो अब इन सारी प्रॉब्लम से डील करने के लिए इंडिया ने दोनों ही कंट्रीज के साथ री एंगेजमेंट स्टार्ट किया है, और कोशिश यही है कि हम इस बार लॉन्ग टर्म टाइज रीबिल्ड कर पाए, जो कि काफी स्ट्रांग हो और बार बार इस तरह खराब ना हो सके। तो लास्ट में कंक्लूजन यही है
कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड होनी चाहिए, कि आपके देश का हित किसमें है, ना कि आपके इमोशंस कहां पे हैं। जैसे कई लोग बांग्लादेश को लेके काफी क्वेश्चन उठाते हैं कि बांग्लादेश में वहां पे माइनॉरिटी को परसिक्यूट किया जा रहा है, तो ये चीज उसमें भी लागू होती है कि इंडिया ना कि इमोशनली सोचे कि वहां माइनॉरिटी हिंदूज या क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, उसे ये सोचना चाहिए कि बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया और मेनलैंड इंडिया को कनेक्ट करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रैग्मेटिक सोच होनी चाहिए, ना कि एक इमोशनल सोच फॉरेन पॉलिसी में। लास्ट में ये कुछ वोकैबुलरी है जो इस एडिटोरियल में यूज हुई है। इनवॉय मतलब डिप्लोमैट्स या रिप्रेजेंटेटिव्स, डिमार्चेस मतलब डिप्लोमैटिक प्रोटेस्ट, डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल, फॉट विद मतलब फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कंटेंडेड विद मतलब डील विद और फेस और फाइट, मल्टीलैटरल कैंप मतलब कंट्री ग्रुप्स जो मल्टीपल कंट्रीज एक साथ ग्रुप फॉर्म करती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोपीडिया। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।